मैंने अपने हाथों में एक जोड़ी दस्ताने पहन लिए थे। आसपास के लोग मुझे अजीब समझकर हंसते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास एक खास चीजों को ट्रैक करने की क्षमता है। मैं जिस भी वस्तु को छूता उससे जुड़े हर इंसान का पता लगा सकता था जिसने कभी उसे छुआ हो। लेकिन इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए बहुत भारी ऊर्जा खर्च होती थी और साथ में दिल चीर देने वाला दर्द भी सहना पड़ता था। इसीलिए पिछले कई सालों से मैंने कभी अपने दस्ताने नहीं उतारे। मैं बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन पिता मेरे ऊपर भारी कर्ज छोड़कर अचानक गायब हो गए। कर्ज चुकाने और पिता के गायब होने की सच्चाई जानने के लिए मैंने अपने दस्ताने उतार दिए और उसी पल एक ऐसी राह पर चल पड़ा जहाँ से लौटना नामुमकिन था। उस दिन मेरी नजर एक खोई हुई बिल्ली के पोस्टर पर पड़ी। इनाम पूरे 10,000 युआन था। मेरे जैसी शक्ति वाले इंसान के लिए ये तो मानो मुफ्त का पैसा था। मैं तुरंत पोस्टर लगाने वाले के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अचानक एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। चलते वक्त आंखें नहीं होती क्या, मरना है क्या? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी नजर उस आदमी और उसकी गाड़ी पर दौड़ आई। एक ही पल में मेरा दिमाग बेहद तेजी से काम करने लगा। आसपास की हर छोटी बड़ी चीज मेरी नजर में साफ होने लगी। इस मेबाच S180 की सी पिलर वाली खिड़की का डिजाइन गलत था। व्हील के स्क्रू बाहर दिख रहे थे। साफ था कि ये असली मेबाच नहीं बल्कि कम कीमत वाली मर्सिडीज S क्लास को मॉडिफाई करके बनाया गया नकली मॉडल था। इसकी असली कीमत असली कार की 10वें हिस्से से भी कम थी। कार ने नियम तोड़कर लेन बदली थी। सामने वाली सीट पर एक जवान लड़की बैठी थी और आदमी का हाथ उसकी जांघ पर रखा हुआ था। मैंने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया, ये कोई नया अमीर बना आदमी था जो नकली लग्जरी कार में अपनी प्रेमिका को होटल ले जा रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मोबाइल निकालकर उसकी तरफ कर दिया। तुमने गैर कानूनी तरीके से गाड़ी मॉडिफाई की है और ट्रैफिक नियम भी तोड़े हैं। सोचो अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बैठी इस खूबसूरत लड़की को देख ले तो क्या होगा। आदमी का चेहरा तुरंत उतर गया। वो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस तेली आदमी से छुटकारा पाने के बाद मैं आखिरकार क्लाइंट के घर पहुंचा। ये लिन्हे शहर का सबसे आलीशान इलाका था। ब्लू मून हुआ फू। मैं दिए गए पते के अनुसार एक आलीशान विला के सामने पहुंचा और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल दबाई। नमस्ते, मैं मिसेस सॉन्ग से मिलने आया हूँ। मुझे आपकी बिल्ली के बारे में कुछ जानकारी मिली है। कुछ ही देर में एक नौकरानी मुझे अंदर ले गई। मैडम अभी आती हैं, तब तक आप बैठिए। मैंने कमरे की सजावट पर नजर डाली और आखिर मेरी नजर एक अकेली तस्वीर पर जाकर टिक गई। तस्वीर में मौजूद लड़की के माथे पर एक छोटा तिल था। उसकी शक्ल बेहद सुंदर और जीवंत थी। मेरा दिल धक से रह गया। ये वही लड़की थी जो अभी कुछ देर पहले उस आदमी की कार की आगे वाली सीट पर बैठी थी। लेकिन एक अमीर घर की लड़की उस अधेड़ आदमी के साथ कैसे हो सकती है, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीछे से हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। एक बेहद खूबसूरत अधेड़ महिला मेरी ओर चली आ रही थी। वही थी मिसेस सॉन्ग। तुम्हें हमारी जियाउजी के बारे में कुछ पता चला? मैं खड़ा हो गया। अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। मुझे उसकी सबसे पसंदीदा चीज चाहिए जिसमें उसकी गंध सबसे ज्यादा हो। मिसेस सॉन्ग ने तुरंत नौकरानी को आदेश दिया और कुछ ही देर में वो एक ऊन की गेंद लेकर आई। ये जियाउजी का सबसे पसंदीदा खिलौना है। वो इसे हर रात अपने साथ लेकर सोती थी। बस इनाम तैयार रखिए और घर पर इंतजार कीजिए। फिर मैंने तस्वीर की ओर इशारा किया। वैसे मिसेस सॉन्ग, तस्वीर में आपकी बेटी है ना? बहुत सुंदर है। बेटी का नाम सुनते ही उनकी आंखें लाल हो गईं। हाँ, लेकिन अफसोस वो 3 साल पहले ही मर चुकी है। मैं वहीं जड़ होकर रह गया। तो फिर मैंने 10 मिनट पहले जिस लड़की को देखा था वो आखिर कौन थी? क्या सच में कोई भूत? ये पागलपन भरा ख्याल मेरे दिमाग में आया जरूर, लेकिन मैंने तुरंत उसे दबा दिया। फिलहाल सबसे जरूरी चीज थी पैसा। मिसेस सॉन्ग, मुझे दुख है। उन्हें सांत्वना देने के बाद मैं ब्लू मून हुआ फू से निकल गया। एक सुनसान जगह पहुंचकर मैंने दस्ताने उतारे और ऊन की गेंद को कसकर पकड़ लिया। चलो देखते हैं तुम मुझे क्या दिखाती हो। अगले ही पल मेरी पुतलियों में भयंकर दर्द उठा। मेरी नजरों के सामने दर्जनों रंग बिरंगी रोशनियां फैल गईं। वे रात के आसमान में मिलकर एक विशाल जाल जैसी बन गईं। उनमें से एक सबसे मोटी रोशनी शहर के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रही थी। वही उस ऊन की गेंद से सबसे गहराई से जुड़ा जीव था, यानी बिल्ली जियाउजी। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और उन रोशनियों को शहर के नक्शे से मिलाया। आखिरकार लोकेशन एक पुराने वीरान थिएटर पर जाकर रुकी। मैं बिना समय गंवाए अपनी साइकिल पर वहां के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद एक पुरानी यूरोपीय शैली की इमारत मेरे सामने खड़ी थी। मैंने फिर से ऊन की गेंद पकड़ी। रोशनी अब थिएटर के अंदर मंच की ओर स्थिर थी। मैंने भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर से धीमी पियानो की धुन सुनाई दे रही थी। मैं इस धुन को पहचानता था। ये डेब्यूसी की मूनलाइट थी। इतनी रात को एक वीरान थिएटर में पियानो कैसे बज सकता है? क्या कोई स्पीकर छोड़ गया होगा? लेकिन मैंने तुरंत इस विचार को नकार दिया। हर सुर में एक जीवंत एहसास था। ऐसी धुन कोई रिकॉर्डिंग नहीं दे सकती थी। मैं सांस रोककर धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा और एक खिड़की के पास पहुंचा। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें फैल गईं। पियानो के सामने कोई नहीं था। सिर्फ काले सफेद कीज अपने आप बज रही थी। मैं और ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक धुन रुक गई। मैं हमेशा विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था। भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा अगर अंदर कोई है तो उसने बाहर की आहट सुन ली होगी और अभी बाहर आएगा। लेकिन मैं 10 मिनट तक खिड़की के बाहर खड़ा रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मानो अभी जो धुन सुनाई दी थी वो सिर्फ मेरा भ्रम थी। अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे वो 10,000 हर हाल में चाहिए थे। मैं खिड़की से अंदर कूद गया और मंच की ओर बढ़ते हुए आवाज लगाने लगा। जियाउजी, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज खाली थिएटर में गूंजने लगी। तभी पर्दे के पीछे से एक फारसी बिल्ली बाहर कूद कर आई। मैंने ऊन की गेंद आगे बढ़ाई और धीरे धीरे उसके पास गया। बिल्ली ने परिचित गंध सूंघी। उसका तनाव धीरे धीरे कम होने लगा और उसने हल्की सी म्याऊं की आवाज निकाली। मैंने मौका देकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही मेरा हाथ उसके पेट के नीचे पहुंचा, किसी सख्त चीज ने मुझे चुभन दी। वो एक तितली के आकार की हेयर क्लिप थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जियाउजी तथा उस हेयर क्लिप को साथ में रख लिया। स्कूल बैग। जैसे ही मैं वापस उसी रास्ते से लौटने वाला था, अचानक मेरी पीठ के पीछे से एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। आंखों के कोने से मैंने दर्शक दीर्घा के एक कोने में किसी लड़की की आकृति देखी जिसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। मैं तुरंत पलटकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इस शक्ति के दुष्प्रभाव अब और भी गंभीर होते जा रहे थे। पहले ही दर्द जानलेवा था, अब भ्रम भी दिखने लगे थे। मैंने वहां और रुकना ठीक नहीं समझा और तेज कदमों से थिएटर छोड़ दिया। अब अगला काम था अपने 10,000 युआन लेना। मैं दोबारा ब्लू मून हुआ फू पहुंचा और जियाउजी के साथ वह हेयर क्लिप भी मिसेस सॉन्ग को दे दी। हेयर क्लिप देखते ही उनका चेहरा जम गया। ये तो मेरी बेटी ये शिनवान की चीज
चीज है, तुम्हें ये कहाँ मिली? मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। ये बिल्कुल संयोग नहीं हो सकता था। मुझे पूरा यकीन था कि दिन में मैंने जो लड़की देखी थी वो भूत नहीं थी। अब सिर्फ एक ही संभावना बचती थी, ये शिनवान मरी ही नहीं थी। क्या आपकी बेटी पियानो बजाती थी? आज सुबह जब वो जियाओजी को ढूंढ रही थी तब मैंने शायद उसे। बस मिसेस सॉन्ग ने गुस्से से मुझे बीच में रोक दिया। मेरी बेटी 3 साल पहले मर चुकी है। मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश को श्मशान की भट्टी में जाते देखा था। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे परिवार के मामलों में दखल मत दो। मैं उनकी भावनाएं समझ सकता था, इसलिए मैंने बहस नहीं की। नौकर से अपने 10,000 युआन लेकर मैं बाहर निकलने लगा। दरवाजे से निकलने से पहले मैंने मिसेस सॉन्ग को एक पर्ची दी जिस पर मेरा नाम और फोन नंबर लिखा था। मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप ये शिनवान को ढूंढना चाहती हैं तो मुझे कॉल कर सकती हैं। जब मैं वापस स्कूल पहुंचा तब तक देर रात हो चुकी थी। आज ड्यूटी बदलकर नया गार्ड आया था। वो लगभग 40 साल का आदमी था और उसके हाथ में मिलिट्री ग्रेड ओमेगा घड़ी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि उस समय मैं बेहद थका हुआ था, इसलिए दूसरों के रहस्य जानने की ताकत नहीं बची थी। हॉस्टल लौटे ही मैं बिस्तर पर गिरा और तुरंत सो गया। जब दोबारा आंख खुली तब अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। थोड़ा तैयार होकर मैं खेल मैदान के पीछे बने खुले जिम एरिया में पहुंचा। मेरी शक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जा खाती थी, इसलिए मुझे अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ानी जरूरी थी। मैं अभी बार पकड़ने ही वाला था कि अचानक एक बास्केटबॉल उड़ती हुई आई और मेरे कंधे पर जोर से लगी। मैंने मुड़कर देखा, मेरा दुश्मन चेन झिंगाओ थोड़ी दूर खड़ा था। ए दस्ताने वाले, जल्दी कर, बॉल इधर फेंक। मैं झुककर बॉल उठाई। मेरे अनुमान से बास्केट लगभग 30 मीटर दूर था। मैंने दिमाग में पराबोला का हिसाब लगाया, सही एंगल और हाथ की ताकत तय की, फिर हाथ घुमाकर गेंद फेंकी। बॉल हवा में एक परफेक्ट चाप बनाते हुए सीधे बिना रिम छुए नेट में जा गिरी। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। चेन झिंगाओ के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा, शायद लड़ना चाहता था, लेकिन उसके साथ खड़े एक दोस्त ने उसे रोक लिया। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था और मुझसे जोर जोर से बहस करने लगा। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और सबकी नजरों के बीच वो गुस्से में वहां से चला गया। अगली सुबह मैं अपने रूममेट की घबराई हुई आवाज से जागा। ओके जल्दी उठ, चेन झिंगाओ के साथ कुछ हो गया। कल तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था। पुलिस तुम्हें पूछताछ के लिए ले जाना चाहती है। क्या? मैं अभी पूरी तरह जाग भी नहीं पाया था कि पुलिस मुझे पूछताछ के लिए ले गई। उम्र क्या है? यहीं के रहने वाले हो? मैं शांत चेहरे के साथ बोला। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। अगर उसके बाद भी कोई सवाल बचा तो पूछ लीजिए। पहली बात पैसे की। जो पैसे आपको मेरे बैग में मिले वो मैंने कानूनी तरीके से कमाए हैं। मुझे ब्लू मून हुआ फू की मिसेस सॉन्ग ने इनाम के तौर पर दिए थे। मैंने उनकी बिल्ली ढूंढी थी। आप चाहें तो उन्हें फोन करके पुष्टि कर सकते हैं। दूसरी बात दस्तानों की। मुझे त्वचा की बीमारी है, मैं बचपन से इन्हें पहनता आ रहा हूँ। पूरे स्कूल को ये बात पता है। तीसरी बात, मेरा और चेन झिंगाओ का झगड़ा। हाँ, कल मैदान में हमारी बहस हुई थी, लेकिन वो सिर्फ मुंह जुबानी लड़ाई थी। हमारे बीच हाथापाई नहीं हुई। उसके बाद मैं सीधे हॉस्टल लौट गया था। स्कूल के कैमरे इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और आखिरी बात, मेरा मकसद, कल की बहस में जीत मेरी हुई थी। तो बताइए, क्या एक जीतने वाला इंसान बाद में इतनी बेवकूफी करेगा कि हार चुके आदमी से बदला लेने के लिए उसे मार डाले? मेरी बात खत्म होते ही सामने बैठा पुलिस अधिकारी कुछ पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि मैंने उन पहलुओं का भी जवाब दे दिया था जिनके बारे में उसने अभी सोचा तक नहीं था। लेकिन वो अनुभवी अधिकारी था। 2 सेकंड में उसने अपना भाव सामान्य कर लिया। हमने कभी नहीं कहा कि चेन झिंगाओ की हत्या हुई है। हम सिर्फ उसके आत्महत्या करने की वजह की जांच कर रहे हैं। तो फिर तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? मैं शांत स्वर में बोला। चेन झिंगाओ ने अभी अभी छलांग लगाई और तुरंत बाद आप लोग मेरे हॉस्टल पहुंच गए। अगर ये साधारण आत्महत्या होती तो क्या आप सिर्फ इस वजह से कि मेरा उससे झगड़ा हुआ था इतना बड़ा मामला बनाते? इसका मतलब सिर्फ 2 संभावनाएं हैं। या तो घटनास्थल पर संघर्ष के निशान मिले हैं, या फिर उसकी लाश पर ऐसे घाव हैं जो गिरने से नहीं हो सकते। लेकिन चाहे जो भी हो, दोनों बातें एक ही नतीजे की ओर इशारा करती हैं। चेन झिंगाओ ने आत्महत्या नहीं की। पुलिस अधिकारी ने हल्की खांसी की और बात संभालते हुए बोला, ओके, तुम्हारी निरीक्षण शक्ति काफी अच्छी है। लगता है हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा शक किस पर जाता है? मैं समझ गया कि वो मुझसे नई जानकारी निकालना चाहता है, इसलिए मैंने धीरे से कहा, आप सोच रहे होंगे कि कल हमारी लड़ाई आगे क्यों नहीं बढ़ी। असल में वो मुझ पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन उसके एक दोस्त ने उसे मजबूती से रोक लिया। चेन झिंगाओ जैसा जल्द गुस्सा होने वाला इंसान अगर उस समय शांत हो गया तो इसका मतलब है कि वो हाल ही में किसी बेहद अहम स्थिति में था, जहां उसे किसी भी हालत में मुसीबत नहीं चाहिए थी। और जिसने उसे रोका था उसे 100% सच्चाई पता है। आप लोगों को उससे पूछताछ करनी चाहिए। वो अधिकारी तुरंत खड़ा हो गया। तुम्हारी दी हुई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपना नंबर छोड़ दो। अगर आगे कोई नई बात मिली तो हम तुरंत संपर्क कर सकेंगे। मैंने मोबाइल निकाला। लिनियान, जरा मेरा फोन पकड़ो, बैटरी खत्म होने वाली है। कहीं नंबर सेव करते समय बंद न हो जाए। नंबर देने के बाद मैं सीधे क्लासरूम की ओर चला गया, लेकिन मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं डेस्क पर सिर टिकाकर अगली कमाई की योजना सोचने लगा। तभी मेरी डेस्क पार्टनर जो श्याओमोंग ने धीरे से मुझे थपथपाया। मैंने सिर उठाया। हां चिंग, मुझे पता है कि चेन झिंगाओ को तुमने नहीं मारा। इतना यकीन कैसे? उसने मोबाइल मेरी ओर बढ़ाया। ये खबर देखो। सिर्फ चेन झिंगाओ ने ही नहीं, बल्कि एक और आदमी ने भी बिल्कुल उसी तरीके से कूद कर जान दी है। उसका नाम झाओ जिनबाओ है। वो हमारे लिनजियांग शहर का मशहूर टोफू किंग था। उसकी संपत्ति अरबों में थी। कोई इंसान इतनी आसानी से मरना कैसे स्वीकार कर सकता है? जैसे ही मैंने मोबाइल स्क्रीन पर झाओ जिनबाओ की तस्वीर देखी, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो वही तेली आदमी था जिससे मेरी मुलाकात उस दिन हुई थी, और खबर में उसकी मौत का समय शुक्रवार रात 8 बजे बताया गया था। एक के बाद एक घटनाएं मेरे दिमाग में तेजी से जुड़ने लगी। शुक्रवार दोपहर झाओ जिनबाओ की कार में वो ये शिनवान बैठी थी जिसे 3 साल पहले मर जाना चाहिए था। रात 8 बजे झाओ जिनबाओ इमारत से गिरकर मर गया। रात 9:30 बजे मैंने पुराने थिएटर में मिसेस सॉन्ग की बिल्ली ढूंढी और शायद खुद ये शिनवान को भी देखा। अगली रात चेन झिंगाओ भी उसी तरह हॉस्टल बिल्डिंग से गिरकर मर गया। इन सभी घटनाओं को जोड़ने पर सिर्फ एक बेहद अजीब निष्कर्ष निकलता था। एक दुखियारी लड़की जिसे किसी अमीर आदमी ने खिलौने की तरह इस्तेमाल करके मार डाला, अब बदले की आत्मा बनकर लौट आई थी। उसने पहले अपने दुश्मन को मारा, फिर अपनी मौत से पहले जहाँ पियानो बजाती थी उस जगह भटकती रही, और वो छोटी बिल्ली परिचित गंध के पीछे
पीछे चलते हुए अपनी मालकिन की आत्मा तक पहुंच गई। क्या दुख भरी भूतिया कहानी थी ये। लेकिन चाहे ये शिनवान इंसान हो या भूत, एक बात तय थी, वो सचमुच दिखाई दी थी। और मिसेस सॉन्ग इतनी अमीर थी। अगर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और अपनी बेटी को ढूंढने का निश्चय किया, ये सोचते ही मुझे मानो सिक्कों की खनक सुनाई देने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक ने मुझे हकीकत में वापस ला दिया। क्लास टीचर ने मुझे बाहर बुलाया और कहा कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैं समझ गया, सोने की खान खुद चलकर मेरे पास आ गई है। वाकई रिसेप्शन में मिसेस सॉन्ग और उनके पति ये बोईवान सोफे पर बैठे थे। जैसे ही मैं अंदर गया, ये बोईवान खड़े हो गए। मेरी पत्नी ने बताया कि तुमने किसी ऐसी लड़की को देखा जो हमारी बेटी जैसी लग रही थी। तुम्हें कितना भरोसा है कि तुम उसे ढूंढ सकते हो। मैंने सिर हिलाया। मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कोई इंसान जो 3 साल पहले मर चुका हो अचानक दोबारा दिखाई दे और आप लोगों से चिपता फिरे, इसके पीछे की वजह शायद आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप सच बताना चाहें। मेरी बात सुनते ही मिसेस सॉन्ग की आंखें फिर भर आईं। वो लगभग रोते रोते टूट चुकी थी। ये बोईवान ने बात संभाली। कल रात मेरी पत्नी ने देखा कि ये शिंगवान के कमरे में किसी ने चीजें इधर उधर की हैं। पहले उन्हें लगा कि शायद उन्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन बाद में जब उन्होंने खिड़की से नीचे देखा तो बगीचे में सफेद ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ बिल्कुल ये शिंगवान जैसी थी, लेकिन वो बस एक पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जब तक इनाम अच्छा हो बाकी सब आसान है। पहले मुझे मिस ये का कमरा दिखाइए। इसके बाद ये बोईवान ने टीचर से कुछ बातें की और मुझे अपने घर ले गए। मैं सीधे ये शिंगवान के कमरे में गया। आखिरकार कमरे के कोने में मुझे उसका पसंदीदा बास्केटबॉल मिल गया। मैंने उस पर हाथ रखा। अचानक वही परिचित दर्द मेरे दिमाग में फूट पड़ा। फिर एक सुनहरी रेखा बाहर फैलने लगी और हवा में साफ रास्ता बनाने लगी। मैं दर्द सहते हुए नक्शे पर लोकेशन तय करने लगा। कुछ देर बाद हम एक पुराने भूमि देवता के मंदिर तक पहुंचे। जैसे ही हमने मंदिर के अंदर कदम रखा, तेज खून की गंध हवा में फैल गई। जमीन पर गहरे लाल रंग के सूखे खून के निशान मौजूद थे। साफ था कि यहाँ कभी कोई बुरी तरह घायल इंसान रुका था। ये दृश्य देखकर मिसेस सॉन्ग जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन मैंने उस दंपति की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। मैं शांत नजरों से पूरे इलाके को देखने लगा। ये शिंगवान यहीं कहीं आसपास है। इतनी चोट लगने के बाद वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। मेरी बात सुनते ही ये बोईवान जैसे अचानक होश में आए और घबराकर चारों तरफ खोजने लगे। लेकिन मंदिर पहाड़ और जंगलों के बीच था। चारों तरफ घनी झाड़ियां थी। छिपने की जगह बहुत ज्यादा थी। इस तरह अंधाधुंध ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। मैंने अपनी बाहों में पकड़े बास्केटबॉल की ओर देखा। इस समय मेरा शरीर पहले ही सबसे खतरनाक चेतावनी दे चुका था। दिमाग में उठती दर्द की लहरें लगातार जारी थीं, लेकिन यही आखिरी तरीका बचा था। मैंने अपनी बची हुई सारी इच्छा शक्ति जुटाकर बॉल को कसकर पकड़ लिया। इस बार वो सुनहरी रेखा जो ये शिंगवान का प्रतिनिधित्व कर रही थी, सीधे मंदिर के बीचों बीच खड़ी भूमि देवता की मूर्ति की ओर इशारा करने लगी। मैं स्तब्ध रह गया। ये असंभव है। मेरी शक्ति सिर्फ जीवित प्राणियों द्वारा छोड़े गए निशानों को महसूस कर सकती है, लेकिन ये शिंगवान कोई देवी देवता कैसे हो सकती है। नहीं, मेरी शक्ति गलत नहीं हो सकती। हर अजीब घटना के पीछे कोई ऐसा सच छिपा होता है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ मेरी बात पूरी होने से पहले ही दिमाग में पहले से भी भयंकर दर्द फूट पड़ा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। कानों में आती आवाजें धीरे धीरे दूर होने लगी और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तब मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। ये बोईवान और मिसेस सॉन्ग पास खड़े थे। मुझे जागता देखकर ये बोईवान तुरंत आगे आए। स्टूडेंट हान, तुम अचानक बेहोश हो गए थे, इसलिए हम तुम्हें अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने तुम्हारी पूरी जांच की है। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस गंभीर कुपोषण है। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। कम समय में बार बार शुरुआती ट्रैकिंग शक्ति इस्तेमाल करना मेरे दिमाग को लगातार निचोड़ रहा था और आखिरी बार तो मैंने ऊर्जा खत्म हो जाने के बाद भी जबरदस्ती बेहद कठिन तार्किक विश्लेषण किया था। मेरा दिमाग उस दबाव को सह नहीं पाया और खुद को जबरन बंद कर दिया। तभी ये बोईवान ने मुझे एक काला कैप्सूल दिया। मैंने पैकेट खोला और तुरंत निगल लिया। अगले ही पल दिमाग का दर्द आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया। मैंने थोड़ी देर खुद को संभाला और कहा, ये शिंगवान शायद उस भूमि मंदिर के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन अब कई घंटे बीत चुके हैं। बहुत संभावना है कि वो वहां से जा चुकी हो। मेरी बात सुनते ही ये बोईवान का शरीर कांप उठा। मैं अभी वहीं जाता हूँ, क्या पता वो अब भी वहीं हो। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गए। तब मैंने मुड़कर मिसेस सॉन्ग की ओर देखा। वो जरूर किसी वजह से देश छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे चेन जिंघाओ भी आपके स्कूल का ही छात्र था, है ना? तो सचमुच वही था।